मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो फिर प्रॉपर तरीका अपनाएं। इसके बाद सुनवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसमें कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो फिर प्रॉपर तरीका आप अपनाएं। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इससे कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दें। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को अब होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी आप देखेंगे मंदिरों को तोड़ के तहस नहस किया गया, उसको मुस्लिम पक्षकारों को खुद बनवा करके प्रायश्चित करने का समय है। यह समय मुस्लिम पक्षकारों को लड़ने का नहीं बल्कि प्रायश्चित करने का समय है, हिंदुओं से माफ़ी मांगने का समय है। और निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक भाईचारा का संदेश जाता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लड़ने को तो ठीक है, लीगल लड़ाई लड़े, हिंदू तो लीगल ही लड़ता है। राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था और लंबी एक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे। देखिए, इसमें आज मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके आज लगवाया था। उसमें यह हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है, ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और फॉलो करके उसमें आप अपना एसएलपी फाइल करें। और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई, ये तमाम बातें हमने आपको सुनवा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश के बाद सर्वे लगातार जारी रहेगा। ऐसे में आपको ये भी समझना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में विवाद दरअसल है क्या और कहां से ये शुरू हुआ। सब कुछ आपको यहाँ पर समझा देते हैं। दरअसल 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के ये पूरा विवाद है। 11 एकड़ पर बना है श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, 2.37 एकड़ पर है शाही ईदगाह मस्जिद। 1968 में हुए समझौतों को रद्द करने की मांग की गई है। मस्जिद को हटा करके वो जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग है। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर था। औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तुड़वाया और 1600 लगभग 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। मराठाओं की जीत के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। विवादित भूमि वाराणसी के राजा कृष्ण दास को दे दी गई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि अधिग्रहित कर ली। 12 अक्टूबर 1968 को मंदिर और मस्जिद पर एक समझौता हुआ। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के बीच ये दरअसल समझौता हुआ। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद रहने का ये समझौता किया गया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनकर के तैयार हो रहा है। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद निर्माण पर भी जोर इस वक्त चल रहा है। इसकी नींव मक्का के इमाम रखेंगे। इस मस्जिद को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर यानी धनीपुर गांव में बनाया जा रहा है। मस्जिद की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों को दिया। वहीं इस मस्जिद की नींव मक्का के इमाम यानी अब्दुल रहमान अल सुदैस रखेंगे। ऐसे में उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस का पूरा नाम अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल अजीज अल सुदैस है। उनका जन्म 1961 में सऊदी अरब के कासीन शहर में हुआ।
मक्का में मस्जिद अल हरम के मुख्य इमाम हैं और खतीब होने के अलावा वो 2 पवित्र मस्जिदों के मामलों में के लिए एक जनरल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष भी हैं। 12 साल की छोटी उम्र में अल सुदैस ने कुरान को याद कर लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल मुथाना बिन हरिथ एलिमेंट्री स्कूल से हुई। इसके बाद 1980 में बहुत ही अच्छे ग्रेड के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। अब मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस अयोध्या में इस मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं और वहीं अयोध्या की इस मस्जिद में भी अपने आप में जो खास बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या की ये जो मस्जिद है वो भारत में सबसे बड़ी होगी। इसके साथ ही इस मस्जिद में दुनिया की इसका सबसे बड़ा कुरान ए पाक भी रखा जाएगा। मस्जिद में रखे पवित्र कुरान की ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई होगी 36 फीट। अक्टूबर में मुंबई में मौलवियों और फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी की मौजूदगी में समारोह हुआ, जिसमें मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखने का फैसला किया गया। मस्जिद की 4 मीनारें होंगी जो कि इस्लाम के स्तंभों की प्रतीक होगी। मस्जिद में जमीन पर 2000 नमाजियों के लिए सभागार होगा। 300 बेड का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा। 1000 लोगों की क्षमता वाला शाकाहारी सामुदायिक भोजनालय होगा। साथ ही मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नाम से एक रिसर्च सेंटर का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि अयोध्या की ये मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, जिसकी नींव मक्का के खुद इमाम रखने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान आपको लिए चलते हैं। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया तो वहीं मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ के बाद भजनलाल ने कहा कि मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। शपथ के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाला। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच के लिए एनआईए ने राजस्थान पुलिस से सुपर कॉप्स मांगे। इन पुलिसकर्मियों की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने एनआईए को दे दी है और इसमें वो पुलिसकर्मी शामिल हैं जो आनंद पाल एनकाउंटर, पपला गुर्जर को पकड़ने और गोगामेडी के हत्यारों को पकड़ने में शामिल रहे। इस टीम में आईपीएस से लेकर के कांस्टेबल तक को रखा गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट से एनआईए ने पुलिसकर्मियों की रिमांड की थी और इस रिमांड के मुताबिक उनको वो पुलिसकर्मी मदद के लिए दिए गए जो पहले भी गैंग पर काम कर चुके हैं। राजस्थान के अपराधियों को बेहतर समझते हैं। एनआईए गोगामेडी हत्याकांड में रोहित गुदारा और वीरेंद्र चारण तक पहुंचना चाहती है, इसलिए एनआईए उन सभी पुलिसकर्मियों की मदद करना चाहती है जिन्होंने पहले भी इस तरह के अपराधियों को पकड़ा हो या फिर उन पर काम किया हो। जानकार सूत्रों की अगर माने तो एनआईए का इस समय एक ही टारगेट है कि इस केस से जुड़े बदमाशों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। एनआईए राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर के एक्शन इस वक्त ले रही है। राजस्थान पुलिस सोर्स और एक्शन करेगी। साथ ही एनआईए सुविधाओं के साथ साथ टेक्निकल एविडेंट जुटाकर पुलिस टीम की मदद करने वाली है।
एनआईए के पास इस समय गोगा मेडी हत्याकांड से जुड़े 8 बदमाश हैं। इन सभी से सोडाला थाने के अलावा 2 अलग-अलग थानों में इस वक्त पूछताछ की जा रही है। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर से सोडाला थाने में पूछताछ हो रही है। वहीं एनआईए भवानी, राहुल और सुमित से पूछताछ कर रही है। उधम सिंह नाई और रामवीर जाट से अलग टीमें पूछताछ कर रही है, जबकि सोडाला थाने में ही पूजा सैनी से रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और उसके पति महेंद्र को लेकर के इस वक्त पूछताछ की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज पर बैठ करके सैर सपाटा करने का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ शहर को 1 और 5 सितारा होटल की सौगात भी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटल और क्रूज का शुभारंभ कर दिया है। सीएम योगी ने रामगढ़ ताल में क्रूज पर बैठ करके सैर सपाटा किया। क्रूज की आंतरिक सजावट भी 5 सितारा होटल की तरह की गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर रामगढ़ ताल का कायाकल्प किया गया है, तो दशकों तक उपेक्षित रहा ये लाल पर्यटन और सेवा क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बनने लगा है। रामगढ़ ताल में जिस क्रूज को उतारा गया है उसे लेक क्वीन का नाम दिया गया। लेक क्वीन के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया। 280 टन वजनी लेक क्वीन में दिन का किराया नाश्ते के साथ तकरीबन 700 रुपए और रात में डिनर के साथ तकरीबन 2000 रुपए होगा। वहीं क्रूज संचालन ने तकरीबन 100 लोगों को रोजगार भी दिया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पर्यटन सुविधाओं का सतत विकास इस वक्त हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ खुद इस क्रूज में सवार नजर आए और इस क्रूज का लुत्फ उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा गया। 5 स्टार ये लेक क्वीन क्रूज है जिसकी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। गोरखपुर को आज यह एक नया उपहार मिल रहा है। रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज की सेवा, यह 2 मंजिला क्रूज आपको यहां पर पहली बार देखने को मिला होगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा। तो लेक क्वीन क्रूज के लोकार्पण से जुड़ी ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और इस क्रूज का लुत्फ उठाते हुए वो नजर आए। लेक क्वीन क्रूज 5 स्टार होटल की सौगात भी उनके हाथों दी गई है। साथ ही इस क्रूज की सौगात जनता को मिला है। गोरखपुर में ये बड़ा विकास किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी। साथ ही एक और बड़ा सवाल है कि विधानसभा में हारी हुई कांग्रेस में क्या कमलनाथ नई जान फूंकने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे या फिर 77 साल की उम्र में दिल्ली में अपना ठिकाना बनाएंगे। इससे लेकर के अलग अलग राय है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वर्चस्व राज्य में बना रहेगा और इस कॉम्बिनेशन का प्रदेश कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला, कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि कमलनाथ इस बात को जानते हैं कि छिंदवाड़ा जीतने के लिए उन्हें ही मैदान में उतरना होगा। लोकसभा के लिए वो अभी से ही छिंदवाड़ा में एक्टिव मोड में नजर भी आ रहे हैं। बुधवार को कमलनाथ ने कहा कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, आखिरी सांस तक अपने साथ रहूंगा और साथ ही आने वाले समय में हमारी असली अग्नि परीक्षा है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। एक विकल्प और है उनके पास, कमलनाथ खुद सांसद बनकर के और बेटे नकुल को विधानसभा उपचुनाव में जीत दिलाकर एमपी की राजनीति की कमान सौंप सकते हैं। ये दूसरा विकल्प अब क्या है? वहीं कुछ जानकारों और सूत्रों का मानना है कि कमलनाथ लोकसभा तक पीसीसी चीफ बने ही रहेंगे। तीसरा उनके पास विकल्प, कमलनाथ दिल्ली वापस लौट सकते हैं जहां से कमलनाथ पार्टी का कामकाज देखेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मेंटोर बने रहेंगे। सेकेंड लाइन लीडरशिप का जो भी चेहरा उस समय चुना जाएगा वो कमलनाथ का भरोसेमंद ही होगा, ये बात तो पूरी तरीके से तय है।